हम करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, Arun's father has been ill since last year and Arun has spent his entire savings on his treatment. अब देखिए, सीधा तो लॉजिक होता है कि आप हैज लिखिए या फिर हैव लिखिए, उसके बाद हमेशा ही हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हैज या हैव के बाद प्रेजेंट परफेक्ट में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने ये लिखा है, देखिए यहाँ पे स्पेंड लिखा है, स्पेंड का थर्ड फॉर्म होता है स्पेंट। तो स्पेंड को हटाकर स्पेंड कर दीजिए, आंसर आपका इसका हो गया सी। मतलब इसका हिंदी है, अरुण के पिताजी पिछले साल से बीमार हैं और अरुण ने अपनी सारी जो बचत है उसे खर्च कर दिया है उनके इलाज पर। हिंदी है, अरुण के पिताजी पिछले साल से बीमार हैं और अरुण ने अपनी सारी जो बचत है, सेविंग है, उसे खर्च कर दिया है उनके या अपने पिता के इलाज पर। तो हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो स्पेंड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म स्पेंट होता है, थर्ड फॉर्म भी स्पेंट ही होता है, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। तो हैज हैव के बाद हमें थर्ड फॉर्म चाहिए थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल इंट्रोड्यूसिंग मी। देखिए सीधा सा लॉजिक है, आप बोले इंट्रोड्यूस बोलिए, इंट्रोड्यूस बोलिए, नो बोलिए, या फिर बिलीव लिखिए, या फिर ओन लिखिए, या फिर बिलोंग लिखिए। जनरली ये जो वर्ब होते हैं, रिमेंबर, फॉरगेट, ये सब आ सकते हैं। जनरली इन क्रियाओं के साथ आप आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। विद दीज वर्ब्स वी जनरली डू नॉट यूज आईएनजी फॉर्म। इन क्रियाओं के साथ हम सामान्यतः आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस में आईएनजी है, प्लस बिना हेल्पिंग वर्ब के तो टेंस में आईएनजी फॉर्म आ ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिख रहे हैं तो इज, एम, आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिख रहे हैं तो वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस लिख रहे हैं तो विल बी, शैल बी प्लस आईएनजी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखेंगे तब भी उसमें हेल्पिंग वर्ब। तो एक तो इंट्रोड्यूस में आईएनजी आती नहीं है, प्लस अगर होती भी तो बिना हेल्पिंग वर्ब के है। तो इसलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग में गलती है, आंसर भी है। इंट्रोड्यूसिंग को हटाकर हमें करना चाहिए था यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड। मतलब प्रिंसिपल ने मुझे परिचित करवाया था अपने कुछ टीचिंग स्टाफ से। प्रिंसिपल ने मुझे परिचय करवाया था अपने कुछ टीचिंग स्टाफ से। तो इसलिए आईएनजी को ईडी कर दीजिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। एज सुन एज आई गेटिंग, सेम क्वेश्चन है, बिना हेल्पिंग वर्ब के आईएनजी क्यों आ रही है? और एज सुन एज आई गेटिंग माई फर्स्ट सैलरी आई स्पेंट ऑल माई मनी। तो देखिए रूल होता है, आप एज सुन एज लिखिए, उसके बाद आपको चाहिए पास्ट इंडेफिनिट। या तो पास्ट इंडेफिनिट आएगी या फिर एज सुन एज के साथ पास्ट परफेक्ट आती है, फिर अगले पार्ट में कॉमा देके सिर्फ और सिर्फ आ सकती है पास्ट इंडेफिनिट। तो एज सुन एज के पार्ट में या तो पास्ट परफेक्ट लिखिए या पास्ट इंडेफिनिट लिखिए, और अगले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग हो सकता है। ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है एज सुन एज के लिए। एज सुन एज मतलब जैसे ही, तुरंत, इमीडिएटली। तो देख लीजिए एज सुन एज अगले पार्ट में तो आई स्पेंड, सेकंड फॉर्म तो दिख ही रहा है यहाँ पे, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अगले पार्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट ठीक है, बट इस पार्ट में उन्होंने आईएनजी लिख दिया है। तो गेटिंग को या तो गॉट कर दीजिए, या फिर इसे पास्ट परफेक्ट में करना चाहते हैं हैड गॉट करिए, क्योंकि गेट की थर्ड फॉर्म गॉट भी होती है। गेट, गॉट, गॉट ओल्ड इंग्लिश में गॉटन होते थे, लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म गेट, सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है। तो एज सुन एज आई गॉट या हैड गॉट माई फर्स्ट सैलरी आई स्पेंट ऑल माई मनी। मतलब इसका आंसर आपका हो गया बी। मतलब जैसे ही मुझे मेरी पहला तनख्वाह या सैलरी मिला था मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। नेक्स्ट आइए, नंबर 4, सिंस द ट्रिप टू होम वाज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए आप डू लिखिए या फिर डज लिखिए या फिर डिड लिखिए या फिर कोई भी मॉडल आ जाए या फिर वर्ब टू आ जाए। इन सबों के बाद हमेशा ही आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। डू, डज, डिड
या किसी भी मॉडल के बाद हमेशा ही हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे आपने डिड लिखा है और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वेंट को हटाकर कर दीजिए आप फर्स्ट फॉर्म गो। सिंस द ट्रिप टू होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट गो होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। हिंदी है, चूंकि घर जाने का जो यात्रा था, ट्रिप मतलब यात्रा, शॉर्ट विजिट, छोटी यात्रा को ट्रिप कहते हैं। चूंकि घर जाने का जो यात्रा था वह बहुत ही महंगा था, इसीलिए मैं छुट्टियों में घर नहीं गया था। फिर से सुनिए, चूंकि घर जाने की यात्रा बहुत महंगी थी, इसीलिए मैं छुट्टियों में घर नहीं गया था। तो डू डज डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए इसका आंसर आपका सी है। डिड नॉट के बाद वेंट नहीं, गो आएगा, क्योंकि डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो नेक्स्ट आइए, प्रशांत चौरसिया जी, राजीव जी, नितेश जी, वायरल वीडियो सभी। सॉरी बच्चों, बहुत दिनों बाद मैं मिल रहा हूं, क्योंकि टाइपिस्ट नहीं थे इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं करा पा रहा था, लेकिन अब मिल चुके हैं। तभी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 दिन क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा बचे नहीं है, क्वेश्चन फटाफट होते जाएंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो घबराइए नहीं। मुझे बहुत ही गिल्ट फील हो रहा था कि मैं आप लोगों का क्वेश्चन नहीं करा पा रहा था, सिर्फ ग्रामर पढ़ा के और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय हमारे पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं थी, टाइपिस्ट नहीं मिल पा रहे थे। अब जाके तो बहुत ही मुश्किल से खोजने में मिले हैं, तो हमने उनसे पूरा टाइप करवा लिया है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं, तो हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। तो बस अब कंटिन्यू रहना है आपको भी, और मैं कंटिन्यू भी रहूंगा। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे अभी फिलहाल करते हैं, बाद में अगर ज्यादा दिखेगा कमी है तो 6 दिन के 6 दिन कर लेंगे पहले के जैसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द CEO of the company had gone abroad on an official visit, but she's come back. देख लीजिए भाई, she's come back now, now का प्रयोग है। जनरली नाउ के लिए, नाउ का प्रयोग या तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं, नाउ का प्रयोग जनरली हम या तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। नाउ का प्रयोग जनरली कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट टेंस में करते हैं। और वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट का एक रूल होता है, when action is important but not the timing of that action, we must use present perfect tense. जब कार्य इंपॉर्टेंट हो, ना कि उसके होने का समय, तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करें। इस कम नहीं, हैज कम कर दीजिए। सुनिए हिंदी, कंपनी के जो CEO थे वो विदेश गए थे एक ऑफिशियल विजिट पे, लेकिन अब वह आ गई हैं, तो अभी वह आ गई है। तो एक कार्य जो अभी भी हुआ है या हाल फिलहाल में हुआ है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट से ही बता सकते हैं। एक कार्य जो अभी अभी या हाल फिलहाल में हुआ है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट से कहते हैं। तो फिर सुनिए, कंपनी की CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, वह विदेश यात्रा पे गई थी, कंपनी की तरफ से ऑफिशियल था कुछ ऑफिस के कार्य से, लेकिन अब वह आ गई है। नेक्स्ट आइए, द ट्रैफिक सिग्नल्स एट द जंक्शन डिड नॉट वर्कड। वही चीज है, डू डज डिड, अभी एक दो क्वेश्चन पहले था। डू डज डिड के बाद हमेशा ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्कड नहीं, डायरेक्ट आपका होना चाहिए था वर्क। वर्क में से ईडी को हटा दीजिए, मतलब इसका आंसर आपका सी है। इसका आंसर आपका सी है। मतलब जो उस जंक्शन पे जो ट्रैफिक सिग्नल था वह कार्य नहीं कर रहा था ठीक से सुबह में, मतलब उस जंक्शन पे जो ट्रैफिक सिग्नल था वह सुबह में ठीक से कार्य नहीं कर रहा था। चलिए नेक्स्ट आइए, नंबर 7, मोस्ट बैंक्स डिड नॉट टेक इन। सेम क्वेश्चन आ गया। देखिए सब प्रीवियस क्वेश्चन है। डू डज डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो टेकन को कर दीजिए टेक, आंसर ए है। अधिकतर बैंक ने उसके प्लान को, मतलब जो प्लान जो था कि फैक्ट्री को स्थापित करने का जो प्लान था उसे नहीं लिया था सीरियसली। मतलब अधिकतर बैंक ने उसके फैक्ट्री को स्थापित करने के प्लान को सीरियसली नहीं लिया था। मतलब कोई जो है
जो है कोई लड़की जो है एक फैक्ट्री को स्थापित करना चाहती है, उसके प्लान को अधिकतर बैंकों ने सीरियसली नहीं लिया था। तो डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। नेक्स्ट, आप क्रिटिसाइजेस, सेम आ गया। देखिए आप हैज लिखते हैं या हैव लिखते हैं, उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। क्रिटिसाइजेस किया है, क्रिटिसाइज का थर्ड फॉर्म आना चाहिए CISED, क्रिटिसाइज्ड। आंसर, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना। आई क्रिटिसाइज द रिमार्केबल बुक बिकॉज आई बेनिफिटेड फ्रॉम रीडिंग इट। मैंने उस किताब की, वो जो फेमस किताब है, उसकी आलोचना की थी क्योंकि मुझे उसे पढ़ने से काफी लाभ मिला। इसलिए 8th का आंसर आपका ए हो गया, क्योंकि क्रिटिसाइज में डी जोड़िए, क्योंकि हैज हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आती है। नंबर 9, योर डिजायर टू मीट द प्रेसिडेंट विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी फुलफिल। ये अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल सा रूल ध्यान रखिए, बी के बाद सामान्यतः फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को छोड़ दिया जाए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को छोड़कर बी के बाद हमेशा ही हम अगर वर्ब लिखते हैं तो वो थर्ड फॉर्म में ही आती है। तो देख लीजिए इन्होंने बी के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखा है, तो आंसर डी है। फुलफिल के स्थान पे होना चाहिए था फुलफिल्ड। थर्ड फॉर्म दीजिए भाई, फुलफिल के स्थान पे फुलफिल्ड करिए, क्योंकि किसी भी मॉडल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को छोड़कर। तो तुम्हारी जो इच्छा है कि तुम प्रेसिडेंट से मिलो, राष्ट्रपति से मिलो बिना पहले अनुमति लिए हुए, उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। तुम्हारी इच्छा तुम्हारी जो प्रेसिडेंट से मिलने की इच्छा है, बिना पहले अनुमति लिए हुए उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आइए, नंबर 10, when I heard his knock, I went to the door and opened it, but I was no recognized। देखिए अगर आप पास्ट इंडेफिनिट लिख रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर आपको नेगेटिव लिखना है, अगर आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट में अगर नकारात्मक वाक्य लिखना है तो उसका रोल होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो भी लिखिए। अगर पास्ट इंडेफिनिट का नकारात्मक वाक्य बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनानी है, तो सब्जेक्ट आएगी और हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, फिर नॉट लिखिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, फिर जितने भी चीजें हैं उसे नोट डाउन कर दीजिए। तो उन्होंने देख लीजिए नेगेटिव सेंटेंस में नॉट है, तो आई वॉज नो रिकॉग्नाइज में ही दिक्कत है। होना चाहिए था आई डिड नॉट, और रिकॉग्नाइज तो ठीक ही चल रहा है, रिकॉग्नाइज, मतलब इसका आंसर डी है। वॉज नो को डिड नॉट करिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, वॉज नहीं। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सुबह वाले सभी क्लासेस चल रही है भाई, ऑफलाइन में सभी बैचेस चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और वो जो बिहार शरीफ वाला 10 बजे वाला, वो तो सैटरडे संडे चलती है। तो इसका सुनिए, जब मैंने उसके खटखटाने की आवाज सुनी तो मैं दरवाजे पे गया था और दरवाजे को खोला था, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया था। तो डिड नॉट रिकॉग्नाइज करिए वॉज नो को हटाकर। नेक्स्ट 11, दिस सिचुएशन प्रोबेबली कंट्रीब्यूटिंग टू, देखिए वही आ गया, बिना हेल्पिंग वर्ब के आप आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते टेंस में। टेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब के आप आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर से सुनिए, विदाउट हेल्पिंग वर्ब वी कैन नॉट यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इन टेंस। देख लीजिए यहां पे आईएनजी नहीं आएगी, कंट्रीब्यूटिंग को हटाकर कर देते हैं इंडेफिनिट टेंस में। जब किसी क्रिया में आईएनजी का नहीं प्रयोग कर सकते हैं, तो अगर वो कॉन्टिन्यूअस में है तो उसे इंडेफिनिट में बदलिए, और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसे परफेक्ट टेंस में बदल दीजिए। तो दिस सिचुएशन प्रोबेबली कंट्रीब्यूट्स टू अ ग्रेटर लैक ऑफ प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन इन द हाउसहोल्ड। यह जो अवस्था है वो योगदान देता है बच्चों की सुरक्षा की कमी में और ज्यादा बढ़ावा देता है घरों में। यह सिचुएशन बच्चों के लिए जो घरों में जो सुरक्षा ज्यादा नहीं है उसे और ज्यादा बढ़ावा देता है।
इसलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, आई हैव बीन वर्किंग फॉर टॉम एंड बे फॉर 40 years एंड हैज नेवर वंस लेट। देखिए इस पार्ट में रहा बी, क्योंकि सब्जेक्ट आई है। अगर इसे लिखा जाए आई हैव नेवर, क्योंकि वही आई जो है यहां पे सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। आई हैज नेवर वंस लेट। तो चलिए आई तो वहां था शुरू में, तो हम उसे कॉमन ले लिए। तो आई क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोलिए, और ये यहाँ किस रूप में है? प्रोनाउन है। हैज क्या है भाई? यहाँ पे सहायक क्रिया है। नेवर क्या होता है? हमेशा ही एडवर्ब होती है। वंस क्या होता है? वो भी एडवर्ब होता है। लेट क्या होता है? या तो एडवर्ब होती है या फिर एडजेक्टिव होता है। तो देखिए इस सेंटेंस में सहायक क्रिया है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, लेकिन वर्ब कहीं पे मौजूद नहीं है। और इंग्लिश लैंग्वेज का एक सिंपल सा रूल होता है कि विदाउट मेन वर्ब वी कैन नॉट मेक ए सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। बिना मुख्य क्रिया के इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी वाक्य का निर्माण नहीं कर सकते, कोई भी वाक्य नहीं बनाया जा सकता है। ऑफलाइन कब स्टार्ट? ऑफलाइन तो 4 जनवरी से ही चल रहा है क्लासेस। 4 जनवरी से ही सारे ऑफलाइन बैचेस चल रही है पटना में, तो देख लीजिए। और देखिए, और इसके लिए है कोई कुछ है, था या होगा। कोई कुछ है, था या होगा, उसमें बी की फॉर्म का प्रयोग करें। कोई कुछ है, था या होगा, उसमें बी की फॉर्म आती है। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूं, तो आई एम अ टीचर। मैं 10 दिन से आ रहा हूं। आई हैव बीन, मतलब मैं 10 दिन से अनुपस्थित हूं, तो आई हैव बीन एब्सेंट फॉर 10 days। वह एक राजा था, ही वॉज अ किंग। यदि मैं एक राजा होता, इफ आई वर अ किंग, देखिए इसमें बी की फॉर्म ही आ रही है। बी मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, ये सभी बी के ही प्रकार होते हैं, बी के ही फॉर्म होते हैं। तो कोई कुछ है, था या होगा, तो वह बी की ही फॉर्म आनी चाहिए। तो देख लीजिए इसमें है कि मैं पिछले 40 सालों से टॉम एंड बे कंपनी के लिए काम कर रहा हूं और एक बार भी लेट नहीं हुआ हूं। तो नहीं हुआ हूं, तो कोई कुछ है, था या होगा, उसमें बी की फॉर्म आनी चाहिए। तो हैज नेवर बीन, तो इस पार्ट में ही आपकी गलती हो रही है। नेवर वन, हैज नेवर बीन, या नेवर के ठीक बाद बीन का प्रयोग होना चाहिए था। और हैज के स्थान पे आई के लिए हैज नहीं, हैव होना चाहिए, तो होना चाहिए था एंड हैव नेवर बीन वंस लेट। ये सेंटेंस वहां पे आना चाहिए था, मतलब बी पार्ट में एंड हैव नेवर बीन। यहाँ पे बीन जो है मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म बन गए। तो पिछले 40 सालों से मैं टॉम एंड बे के लिए कार्य कर रहा हूं और एक बार भी लेट नहीं हुआ हूं। तो कोई कुछ है, था या होगा, उसमें बी की फॉर्म ही हमेशा मेन वर्ब के रूप में आनी चाहिए। ये ज्योतिषी नया बैच तो अभी शुरुआत हुई है, शाम के 4 से 5:30 है। अभी डेमो ही चल रहा है, उसमें 4 से 5:30 चल रहा है, नया टोला सपना अपार्टमेंट। आइए नेक्स्ट आते हैं, नंबर 13। Whatever may be the origin of speech, we can be certain that man did not began। वही है क्वेश्चन। देखिए लिखते हैं, मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होता है आपका बिगिन, सेकेंड फॉर्म होता है बिगैन, और थर्ड फॉर्म होती है बिगन, शुरू करना। बिगिन, बिगैन, बिगन, शुरू करना। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि डू, डज, डिड के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो बिगैन नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था बिगिन, BEGIN। तो इसमें आंसर बी है।
मतलब उस स्पीच भाषण का उत्पत्ति कुछ भी हो, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित है कि मनुष्य को तब तक बोलने की जरूरत नहीं महसूस हुई जब तक वो समुदाय में ना रहने लगा। मतलब ये बोला कि भाषण बोलने का ओरिजिन जो भी रहा हो, लेकिन हम इस बात को लेकर सुनिश्चित है कि मनुष्य को बोलने की जरूरत तब तक नहीं महसूस हुई जब तक वो समाज में नहीं रहने लगा था। तो इसलिए बिगिन होना चाहिए, बिगेन उन्होंने लिख के एरर की है। तो बी पार्ट में नेक्स्ट 14 द पुलिस हैज मेकिंग कोई मतलब ही नहीं है, या तो हैज होती है या हैव होती है। ये आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर हैज हो या हैव हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, या तो बीन होगी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हैज हैव के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या फिर हैज हैव के बाद बीन जुड़ के आईएनजी फॉर्म। मतलब ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में है और ये नीचे वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। यही दो तरीके होते हैं। तो उन्होंने हैज के डायरेक्ट बाद आईएनजी लिखा है, तो ये सेंटेंस गलत है ए पार्ट में ही। तो ए पार्ट में होना चाहिए तो हैज मेकिंग को हटा कर दीजिए, हैव बीन मेकिंग, या तो आप हैव बीन मेकिंग लिख दीजिए या फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट में कर दीजिए हैव मेड। इन दोनों में से आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि पुलिस हमेशा ही प्लूरल नाउन होता है। ध्यान रखिएगा, पुलिस बहुवचन संज्ञा होती है, अब प्लूरल है तो उसका हेल्पिंग वर्ब और भी प्लूरल ही होगा। तो पुलिस हैव बीन मेकिंग एवरी एफर्ट, पुलिस हर संभव प्रयास कर रहा है कि वो सबसे बढ़िया मदद दे, लोगों को ध्यान दे, प्रत्येक लोग को। पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है कि वहां के प्रत्येक नागरिक को वह हर संभव मदद और ध्यान दे सके, देखभाल कर सके। या पुलिस ने हर संभव प्रयास किया है, प्रत्येक नागरिक को मदद और हर संभव प्रयास कर रहा है कि मदद और ध्यान दे सके। या तो हैव बीन मेकिंग करिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, या हैव मेड करिए प्रेजेंट परफेक्ट में, सही दोनों है ग्रामेटिकली। नेक्स्ट न्यू बैच वही है ज्योतिष जी बोल रहा हूं ना, 4 से 5:30 चल रही है आपके नया टोला सपना अपॉइंटमेंट के अपोजिट पटना। नेक्स्ट आइए, द रोड्स आर फ्लडेड बिकॉज इट हैज रेनिंग। सेम क्वेश्चन आ गया, हैज हैव के बाद आईएनजी कहां से आ गई? यहाँ पे हैज के ठीक बाद बीन लिख दीजिए, हैज के ठीक बाद बीन। हिंदी है कि रोड जो है पानी से भरे हुए हैं, चूंकि पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। एक कार्ड जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रही है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसका हिंदी सुनिए, रोड जो है पानी से भरा हुआ है क्योंकि या चूंकि पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। तो हैज के बाद बीन जोड़ दीजिए और इसका आंसर आपका हो गया बी। नेक्स्ट 16 for the last 6 months Seema has been asking them to refund the money but there is been no action। देखिए टाइम की जब भी बात होती है ना, टाइम की बात या तो आप परफेक्ट कंटीन्यूअस में करते हैं या फिर परफेक्ट में करते हैं। जनरली एक्सेप्शन ना बात करें, नॉर्मल बात है कि सामान्यतः जब वाक्य में समय दिया हो तो समय का प्रयोग या तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में करते हैं या फिर परफेक्ट टेंस में करना चाहिए, यही बेहतर इंग्लिश होती है। तो देखिए पिछले 6 महीनों से सीमा जो है अपना पैसे रिटर्न देने के लिए बोल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो हम 6 महीने से अभी तक, तो इज लिखा हुआ है, इज को हटाकर हैज करिए, क्योंकि 6 महीने से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो जब एक्शन लेने की 6 महीने से बात हो रही है तो 6 महीने मतलब टाइम है, और जब टाइम का प्रयोग होता है तो या तो परफेक्ट आती है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस, और जब कोई बी की फॉर्म मेन वर्ब होती है तो उसमें परफेक्ट टेंस ही आती है। तो ये रहा हेल्पिंग वर्ब और ये रहा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म। मतलब पिछले 6 महीने से सीमा अपने पैसे वापस मांग रही है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 17, we shall go out if it does not rains। यही रहा, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि आप डू की बात करें
या डज की बात करें, उसके बाद हमेशा वर्ब की प्योर फॉर्म आती है, और ये जो पेयर फॉर्म आती है उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म का अर्थ होता है जिसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते आप, ना तो एस जोड़ सकते हैं, ना तो ईएस, ना तो आईएनजी, ना तो टू, ना तो ईडी, ना तो उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब, तो कोई भी चीज नहीं जोड़ सकते बेस फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे डज तो ठीक था, लेकिन उन्होंने वर्ब में एस जोड़ दिया, और डू डज डिड के बाद वर्ब हमेशा प्योर फॉर्म में होता था। रेन्स में से एस हटाना चाहिए था, आपको लिखना चाहिए था रेन। वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन। हम बाहर जाएंगे यदि बारिश नहीं होती है, हम बाहर जाएंगे यदि बारिश नहीं होती है। नेक्स्ट, एडिन माय नेफ्यू बिगन। देखिए अगर आपको टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है तो उसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब जरूर लिखना होगा। टेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब के, बिना सहायक क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते आप। देख लीजिए, हम लोग अभी बात किए कि फर्स्ट फॉर्म होती है बिगिन, सेकेंड फॉर्म होता है बिगैन, और थर्ड फॉर्म होती है बिगन। तो उन्होंने थर्ड फॉर्म लिख दिया है। तो माई नेफ्यू बिगैन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago, ये भी दिख रहा है। और एक सिंपल सा रूल ध्यान रखिए, एगो का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जा सकता है। एगो का प्रयोग आप सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही कर सकते हैं। एगो इज यूज्ड ओनली इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नथिंग एल्स। तो इसलिए बिगन को सेकंड फॉर्म में कर दीजिए, बिगैन। माय नेफ्यू बिगैन वर्किंग फॉर मी, मतलब मेरा भतीजा मेरे लिए कार्य करना शुरू किया था 10 साल पहले। मतलब मेरे भतीजे ने मेरे लिए कार्य करना शुरू किया था। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं तुझे कुमार नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा मोड़ा गलती होती है, बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एगो का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में होती है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, थोड़ा भूल गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन हो जा रहा है। नेक्स्ट आइए, डू नॉट डिपेंड ऑन राजू फॉर ही विल ऑलवेज लेट्स। वही है, किसी भी मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर आप इसे कह सकते हैं प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, क्योंकि जो वर्ब की जो प्योर फॉर्म होती है, चाहे बेस फॉर्म जिसे कहते हैं, वो हमेशा बहुवचन में होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे विल लिखा हुआ है मॉडल, और वर्ब में एस क्यों जुड़ रहा है? लेट में से आपको एस हटाना होगा। 19 का आंसर सी है, क्योंकि शैल विल एक मॉडल है, और किसी मॉडल के बाद वर्ब में एस का प्रयोग कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा बेयर इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। बेयर इंफिनिटिव मतलब वह वर्ब जिसमें कभी कुछ ऐड नहीं कर सकते आप। थैंक यू कुमार नीतू जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ 20, इफ यूर कमिंग होम टुमारो लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। फिर से वही आ गया, ये कोई सेंटेंस ही नहीं है, एरर है, होना चाहिए था इफ यू कम। अब उसके बाद जैसा लिखा है होम टुमारो, उसका फॉर्मूला होगा इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कॉमा, उस साइड भी आप चाहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख सकते हैं। तो इफ यू कम होम टुमारो, देखिए अगले पार्ट में आई कैन एक्सपेक्ट यू, लेट मी नो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही चल रहा है। तो योर कमिंग को इफ यू कम कर दीजिए, यू कम कर दीजिए, इफ यू कम, योर कमिंग की जगह यहाँ पे यू कम जो मैंने लिख दिया है, ये यहाँ पे होना चाहिए आपका। तो होना चाहिए था इफ यू कम होम टुमारो, यदि कल तुम घर आते हो कृपया मुझे बताओ कि किस समय मैं तुम्हें उम्मीद करूं, मतलब तुम्हारे आने का उम्मीद मैं किस समय करूं। हाँ कंडीशनल सेंटेंस, ऑफ कोर्स कंडीशनल सेंटेंस होगा। नेक्स्ट आइए 21, आफ्टर ही हैड अपोलोजाइज्ड टू द मजिस्ट्रेट प्रोफ्यूजली फॉर हैविंग ब्रोक। सिंपल सा रूल देख लीजिए, कभी भी जब आप हैविंग लिखते हैं तो हैविंग के बाद हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैविंग के बाद हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। तो यहाँ देख लीजिए ब्रोक लिखा है, आंसर भी है, ब्रोक हटा दीजिए, उसके स्थान पे कर दीजिए
ब्रोक की थर्ड, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। जब उसने मजिस्ट्रेट से क्षमा मांग ली थी अपने प्रॉमिस वादा को तोड़ने के लिए, तो मजिस्ट्रेट जो थे वो खुश हो गए थे, उसे क्षमा करके, क्षमा करने को लेकर खुश हो गए थे। नेक्स्ट, द एनवायरमेंट इन विच कंपनीज ऑपरेटिंग, फिर से क्वेश्चन आ गया, बिना हेल्पिंग वर्ब के आईएनजी नहीं आती है, बिना हेल्पिंग वर्ब के आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बिना हेल्पिंग वर्ब के आप आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस को इंडेफिनिट कर दीजिए। द एनवायरमेंट इन विच कंपनीज ऑपरेट टुडे इज अंडरगोइंग फ्रेनेटिक चेंजेस, वह माहौल जिसमें आजकल कंपनियां काम करती हैं उसमें बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है। फ्रेनेटिक चेंज मतलब बहुत ज्यादा बदलाव, वह इन्वायरमेंट मतलब वातावरण जिसमें आजकल कंपनियां काम करती हैं उसमें बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है। नेक्स्ट आइए, this comes at a time when fund allocation is being doubled. is MR plus been plus B3, ये तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, रूल होता है या हैव प्लस बीन प्लस B3। ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में होता है हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देख लीजिए यहाँ पे बीन भी लिखा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो उन्होंने इज लिख दिया, ये तो स्ट्रक्चर ही कुछ नहीं होता। इज को हटाकर कर दीजिए हैज, आंसर डी। यह तब हो रहा है जब पैसे को दोगुना कर दिया गया है, यह तब हो रहा है जब पैसे को, फंड को दोगुना कर दिया गया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का रूल में एक लिखा था आपने, वही रूल है कि जब एक्शन इंपॉर्टेंट हो ना कि उसके होने का टाइम, तो हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करें। तो इसमें मेन है पैसे को दोगुना कर दिया गया है, कब किया गया ये मायने नहीं रखता, इसलिए होना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट। और पैसा खुद से दोगुना नहीं होगा, किसी के द्वारा किया जाएगा, तो वो पैसिव वॉइस होगी। और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, सभी बच्चों का सही है। रजनीकांत जी, कुमार नीतू जी, सभी बच्चों का सही है। चलिए नेक्स्ट 24, आवर कस्टमर्स आर ऑलवेज विजिट। देखिए जनरली रूल कहता है जनरली ऑलवेज इज यूज्ड, जनरली ऑलवेज इज यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सामान्यतः ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, इसलिए आर हटा दीजिए, सही हो गया। आवर सही, अब सही है कि आवर कस्टमर्स ऑलवेज विजिट, आवर कस्टमर्स ऑलवेज विजिट आवर ब्रांचेस, मतलब हमारे कस्टमर हमेशा हमारे ब्रांचेस में आते हैं अपने समस्याओं के बारे में बात करने के लिए हमारे स्टाफ से। मतलब हमारे कस्टमर्स हमारे हमेशा ब्रांच में आते हैं हमारे स्टाफ से अपनी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए। हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, वेरी गुड। ऑलवेज का प्रयोग सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। नेक्स्ट आइए 25, द मीटिंग टेकन प्लेस व्हेन यू वर एट द कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली लास्ट मंथ। तो यहाँ पे तो बता ही रहा है कि लास्ट मंथ। पास्ट के किसी भी शब्द का प्रयोग हो तो सामान्यतः होता है कि पास्ट के किसी भी शब्द का प्रयोग अगर वाक्य में है तो जनरली वह पास्ट इंडेफिनिट में आनी चाहिए सामान्यतः। एक्सेप्शन बहुत सारे हैं बट जनरल रूल है इफ एनी पास्ट वर्ड इज गिवन इन अ सेंटेंस जनरली वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और ना भी पता हो तो यहाँ पे टेकन थर्ड फॉर्म है। और हम लोग बार बार बात कर रहे हैं टेंस में कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब नोबडी कैन यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन टेंस। टेंस में बिना सहायक क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे टेकन को हटाकर टुक करिए, आंसर ये है। मीटिंग हुई थी उस समय जब तुम कॉन्फ्रेंस में थे दिल्ली में, मतलब मीटिंग उस समय हुई थी जब तुम पिछले महीने कॉन्फ्रेंस में थे दिल्ली में। नेक्स्ट टेकन की जगह टुक होगा, वेरी गुड। 26, इट इज एविडेंट दैट द बैंकिंग सेक्टर हैज अंडरवेंट, वही है हैज के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अंडरवेंट को कर दीजिए अंडर
गॉन, क्योंकि हैज हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आंसर बी है। मतलब यह स्पष्ट है कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा बदलाव आई है पिछले 2 दशकों में। यह स्पष्ट है कि पिछले 20 सालों में बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। नेक्स्ट आइए 27, negotiations with the bank are at an advanced stage and we hope to signed। ये रहा सिंपल सा रूल होता है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यही पेरेड है, साइंड की जगह होना चाहिए SIGN। ईडी हटा दीजिए भाई। मतलब बैंक से बातचीत बहुत ही एडवांस लेवल में पहुंच गई है और हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही उस डील को साइन कर लेंगे, मतलब सहमति बना लेंगे। हाँ ठीक है नीतू जी, वेरी गुड। नेक्स्ट 28, without waiting for the instructions from the government, some cable operators in the city had block। सेम है, had के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो ब्लॉक नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, ब्लॉक्ड करिए। मतलब बिना गवर्नमेंट के किसी निर्देश के कुछ केबल ऑपरेटर ने उस न्यूज को ब्लॉक कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। थैंक यू कुमार नीतू जी। बस हम लोग यही दूसरे कर दुआ करेंगे कि आप सभी बच्चे जल्दी जल्दी पास हो जाए और मतलब जो अपने लाइफ को एंजॉय करें। आइए नेक्स्ट आते हैं 29, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड टू द टेस्ट शुड बी रिमेन। देखिए सीधा सा लॉजिक, बी और रिमेन, बी और रिमेन का प्रयोग कभी भी एक साथ ना करें, क्योंकि बी और रिमेन एक ही शब्द होते हैं, दोनों का अर्थ होता है कोई कुछ है, था या होगा। तो बी और रिमेन कभी भी एक साथ नहीं आना चाहिए, तो हम रिमेन हटा देते हैं। या तो आप बी हटा दीजिए, या तो लिख दीजिए इसमें आप या तो लिख दो शुड रिमेन, या तो रिमेन ही लिख दीजिए, या फिर शुड के साथ रिमेन हटा के बी लिख दीजिए। मतलब बी और रिमेन में से किसी एक को हटा दीजिए। मतलब वे सभी कैंडिडेट जो एडमिट हुए थे टेस्ट के लिए, वह रहना चाहिए इन्विजिलेटर के पास टेस्ट में। टेस्ट के समय वो सारे कैंडिडेट का लिस्ट इन्विजिलेटर जो चेक करता है उसके पास रहना चाहिए। हाँ चलिए नेक्स्ट 30, द प्रेसिडेंट हैज डिनाइड दैट द इकोनॉमी इज इन रिसेशन और was go। देख लीजिए यहाँ पे हैज डिनाइड प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे इज प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे वॉज लिख रहा है, तो दो जगह प्रेजेंट है एक जगह पास्ट है, तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वॉज गो में ही गलती है। सी पार्ट में वॉज गो की जगह कर दीजिए इज गोइंग। मतलब हिंदी सुनिए, प्रेसिडेंट ने इस बात का खंडन किया है कि इकोनॉमी में रिसेशन मतलब मंदी है, या इकोनॉमी मंदी में जा रही है, भले ही रिपोर्ट खराब क्यों ना हो। प्रेसिडेंट ने इस बात का खंडन किया है कि इकोनॉमी में रिसेशन है, मतलब मंदी है, या इकोनॉमी अर्थव्यवस्था मंदी में जा रही है, भले ही रिपोर्ट जरा सा डाउनकास्ट मतलब खराब आया है। इसलिए यहाँ पे वॉज गो की जगह इज गोइंग होगा, क्योंकि पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो अचानक आप पास्ट का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट 31, I have been working in that organization for 5 years, but now I work for a different company। हिंदी बता रहा है, मैं उस कंपनी में 5 सालों से काम कर रहा था या 5 साल काम किए थे, लेकिन अब मैं नए कंपनी में करता हूं। तो अब आप दूसरे में कर रहे हैं, मतलब पहले कंपनी को तो आप छोड़ चुके हैं, तो हैव बीन वर्किंग में गलती है, ये पार्ट मेरा है। आप इसे डायरेक्ट कर दीजिए, हैव बीन वर्किंग को हटाकर हैड वर्कड, हैड वर्क। मैंने उस कंपनी में 5 सालों तक काम किया था, लेकिन अब मैं नए कंपनी में काम करता हूं। तो कंपनी अब तो नया हो गया, मतलब पुराना कंपनी छूट गया, तो बात पुरानी हो गई पास्ट की, और पास्ट में पास्ट टेंस आएगी, और टाइमिंग है तो या तो पास्ट परफेक्ट होती है, या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बट वो एक्शन खत्म है। तो मैंने उस कंपनी में 5 साल काम किया था या 5 सालों से काम कर रहा था, जो भी बोलिए, लेकिन अब मैं नए कंपनी में काम करता हूं। तीसरे पहले वाला पास्ट है, वो पास्ट टेंस में ही जाएगा। या तो हैड बीन हैड वर्क करिए या हैड बीन वर्क करिए, दोनों सही आपके लिए।
People express their expectation that their leaders should not resort. सीधा सा लॉजिक है, किसी भी मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे देखिए रिसोर्टिंग कर दिया है, तो रिसोर्टिंग को कर दीजिए रिसोर्ट। आंसर सी। रिसोर्ट मतलब सहारा लेना, सहारा लेना। रिसोर्ट का हिंदी होता है सहारा लेना या किसी चीज की मदद लेना। तो लोगों ने यह अपना उम्मीद जताई है कि उनके नेताओं को जो है भ्रष्टाचार का और भाई भतीजेवाद का सहारा नहीं लेना चाहिए। लोगों ने यह उम्मीद जताई है कि हमारे नेताओं को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, निपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद, उसका सहारा नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट आइए 34। Year after the global financial crisis saw students from the best B schools across the world struggling for a job, a surgery on management education this year. रूल देख लीजिए। जनरली देखिए this year, this month, this year, this month, this week, today, this evening, एक्सेट्रा। ये जो शब्द होते हैं ना, इनका प्रयोग आपको जनरली या तो पास्ट इंडेफिनिट में इन्हें करना चाहिए प्रयोग, या फिर इनका प्रयोग आपको करना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट में। मतलब दिस ईयर, इन सबों का प्रयोग दिस ईयर, दिस मंथ, दिस इवनिंग, दिस वीक, टुडे, इन सब का प्रयोग सामान्यतः या तो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। यह टेंस का बहुत ही अच्छा रूल है, देख लीजिए। तो इज लेड है, ये रहा। और वैसे भी देख लीजिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रहा है बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो थ्रोन है तो हैज थ्रोन कर दीजिए, या तो हैज थ्रोन करिए या थ्रू करिए। वैसे हैज थ्रोन बेहतर होगा। इसका देख लीजिए, वैश्विक जो मंदी आई थी, वैश्विक मंदी के एक साल बाद अलग अलग जो मैनेजमेंट स्कूल के स्टूडेंट थे उन्हें मुश्किल हो रही थी जॉब को खोजने में। और जब इस बात को लेकर उसकी जांच पड़ताल की गई तो इस साल जो उसकी जांच पड़ताल की गई है उससे बहुत सारे नए निष्कर्ष निकले हैं। उस जांच से बहुत सारे इंटरेस्टिंग, आकर्षक या इंटरेस्टिंग निष्कर्ष निकले हैं। हाँ राजेश राज जी, जो उस बैच का क्लोज टेस्ट पैसेज अरेंजमेंट जितना नंबर लिखा गया था वो होगी। मैंने सिलेबस शुरू में ही स्टडी ट्रेंड में उस बैच पे कह दिया था कि जो जो चीज सिलेबस में मैंने लिखवाया है वो सब कराऊंगा। तो उसमें क्लोज टेस्ट पैसेज अरेंजमेंट भी कुछ कुछ है, 10-10 करके या 5-5 करके है, वो उस पे होगी। तो उसके लिए घबराइएगा नहीं। जो लिखा गया था सिलेबस शुरू में ही मैंने बताया था 2-3 बार, वो 100% होगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी आपकी। तो देख लीजिए सेंटेंस के अंदर दिस ईयर लिखा हुआ है, इसीलिए आपको जो है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के तो आ ही नहीं सकती है, तो दिस ईयर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में कर लीजिए। नेक्स्ट, experts believe that a gradually decreasing infant mortality rate is lead. is lead तो कुछ वर्ड ही नहीं होता है। has lead, led, lead, is lead, has led, is lead नहीं। lead first form, second form led, third form led। lead, led, led और is led कोई वर्ड होता नहीं है, तो इसे हम हटा के कर देते हैं लेड। तो एक्सपर्ट्स का, विशेषज्ञों का यह विश्वास है कि धीरे धीरे जो बच्चों की मृत्यु दर घट रही है उससे जो है, मतलब जो है हमारे ब्रेन के साइज में भी घट रहा है। मतलब जैसे जैसे बच्चों की मृत्यु दर घट रही है उसी के अनुपात में हमारे मस्तिष्क का साइज भी, ब्रेन का साइज भी घट रहा है। हाँ देख लीजिए, ऊपर 100 है, उससे क्या कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि दिस ईयर का प्रयोग यहाँ हुआ है ना, यहाँ पे दिस ईयर का प्रयोग है।
तो आपको मैंने तो कहा है कि दिस ईयर, दिस वीक, इन सब करोगे, या तो पास्ट इंडेफिनिट में करिए या प्रेजेंट परफेक्ट में करिए, सही तो दोनों होगा। तो वहां पे पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कर लेंगे, क्योंकि दिस ईयर का प्रयोग है पास्ट इंडेफिनिट, सो वो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और हैज थ्रोन प्रेजेंट परफेक्ट हो गई। तो दिस ईयर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट दोनों में ही कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वाई नीतू जी, दिस ईयर का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में भी सही है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी सही है, तो कोई ग्रामेटिकली एरर नहीं है वहां। हाँ, ये कहिए कि आप हैज थ्रोन लिखिए या थ्रू लिखिए, सही दोनों ग्रामेटिकली हो सकती है, कोई उसमें ग्रामर में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। नेक्स्ट आइए, cricket has become so popular that even elderly people are discussing the game when they meet. are discussing में error है, are discussing के जगह पे होना चाहिए था discuss, क्योंकि ये उनका रूटीन है। क्रिकेट इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है कि यहां तक जो बूढ़े लोग भी जब मिलते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। क्रिकेट इतना प्रसिद्ध हो गया है कि बूढ़े लोग भी जब मिलते हैं तो उसके बारे में बातें कर रहे हैं या उसके बारे में बातें करते हैं, तो वहां पे तो उसका नेचर, हैबिट है, रेगुलरिटी की बात हो रही है, उनका हैबिट हो गया है। तो हैबिट हो या रेगुलरिटी हो या नेचर हो, सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आपको लिखना चाहिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट आते हैं 36। टेक्स्ट रीडर शुड बी हेविली फाइंड एज दे आर डूइंग इट, सेम है, आर को हटाइए और डूइंग की जगह पे डू करिए। टैक्स इवेडर्स मतलब टैक्स को बचाने वाले लोगों पे बहुत ज्यादा फाइन लगना चाहिए, क्योंकि वो इससे वो जानबूझ के कर रहे हैं या जानबूझ के करते हैं, ये तो उनकी हैबिट है ना या नेचर है कि टैक्स को बचाने वाले लोगों पे बहुत ज्यादा फाइन लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा वो जानबूझकर करते हैं, तो ये उनका नेचर या हैबिट है, और हैबिट और नेचर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो आर डूइंग को हटाकर डू करिए। नेक्स्ट, माई नेम इज राहुल एंड आई एम कमिंग फ्रॉम ए ब्यूटीफुल स्टेट। जब बात आप करते हैं रहने की, तो देखिए एक फ्रेज होती है कम फ्रॉम, मतलब किसी जगह से संबंधित होना या किसी जगह से आना, मतलब किसी जगह से संबंधित होना। कम फ्रॉम के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, कम फ्रॉम के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, बस रहने के लिए इंडेफिनिट टेंस आती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं। कम फ्रॉम मतलब किसी जगह से संबंधित होना, किसी जगह से, किसी देश से, किसी राज्य से संबंधित होना। तो कम फ्रॉम के साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो आई एम कमिंग फ्रॉम नहीं, एम कमिंग को कम कर दीजिए, इंडेफिनिट टेंस। मेरा नाम राहुल है और मैं एक बहुत ही सुंदर राज्य, भारत के एक बहुत ही सुंदर राज्य से आता हूं, मतलब मैं एक बहुत सुंदर राज्य का निवासी हूं या वहां से बिलोंग करता हूं। नेक्स्ट बी आंसर था ऑफ कोर्स। 38 ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई एम ऑफन वर्क्ड, नहीं हम हटा दीजिए भाई। छुट्टियों में मैं प्रायः अपने चाचा के स्कूल में काम करता था, कुछ पॉकेट मनी कमाने के लिए। छुट्टियों में मैं प्रायः अपने चाचा के ऑफिस में या स्कूल में काम करता था, कुछ पैसे कमाने के लिए। तो आई एम वर्क्ड तो होगा नहीं, आई एम वर्क्ड मतलब मुझे पे कार्य कर लिया गया, और आई वर्क्ड मतलब मैंने कार्य किया था, या आई वर्क होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर सकते हैं या पास्ट इंडेफिनिट में कर दीजिए, दोनों ही ग्रामर सही है। तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर आपका बी है। नेक्स्ट आइए 39, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, यहाँ डूइंग नहीं होगा, मेकिंग कर दीजिए, क्योंकि ध्यान रखिए जब आप गलती की करते हैं मिस्टेक, तो गलती करने के लिए या तो मेक का प्रयोग करते हैं या फिर कमिट का प्रयोग करते हैं। और एक और रूल है, एक रूल और है, वर्तमान की वह आदत जिससे किसी को गुस्सा दिलाया जाए तब प्रेजेंट
का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करें। इंग्लिश में सुनिए, व्हेन समवन्स प्रेजेंट हैबिट इरिटेट्स यू और annoys you, you must use present continuous tense। फिर से सुनिए, when someone's habit irritates you or annoys you, you must use present continuous tense। जब किसी की वर्तमान की आदत से आपको गुस्सा आए, गुस्सा दिलाया जाए, तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही प्रयोग करना है। इसलिए टेंस तो यहां ठीक चल रहा था, टेंस तो यहां ठीक है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ रहा है कि तुम हमेशा यह गलती कर रहे हो, तुम हमेशा यह गलती करते हो। तो ये क्या हमें गुस्सा दिला रहा है, कोई इरिटेट कर रहा है, तो हमेशा एक ही गलती करते हो, हमेशा गलती करते हो। टेंस तो ठीक है, लेकिन गलती करने के लिए डू का प्रयोग नहीं करते हैं। डू का प्रयोग तो एक्शन, कार्यों के लिए होता है, और गलती करना कोई कार्य नहीं है। तो गलती करने के लिए या तो मेक होती है या कमिट, तो या तो मेकिंग लिख दीजिए या फिर कमिटिंग लिख दीजिए। नेक्स्ट आइए, बॉडी। द बुद्धा सेड टू द ब्रीव मदर दैट डेथ नॉक्ड। नॉक्ड को हटाकर नॉक्स कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ मस्ट ऑलवेज, यूनिवर्सल ट्रूथ मस्ट ऑलवेज बी रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। तो बुद्ध भगवान ने उस ब्रीव्ड, मतलब जो शोक में थी, दुखी थी, बुद्ध भगवान ने उस दुखी मां से कहा था कि डेथ, मृत्यु सभी के दरवाजे को खटखटाती है। क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो खटखटाती थी नहीं, खटखटाती है। मृत्यु सभी के दरवाजे को खटखटाती है, मतलब एक दिन सभी की मृत्यु निश्चित है। तो उसके लिए आप शोक ना करें, उसका टाइम पूरा हो चुका था। हाँ, तो इसलिए नॉक्ड को नॉक करिए। नेक्स्ट आइए, 41, आई एम थिंकिंग। देखिए, थिंक के साथ आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। कब? जब थिंक का अर्थ हो टू प्लान। थिंक के जनरली रूल होता है कि थिंक के साथ आईएनजी नहीं आती है, लेकिन थिंक के साथ आप आईएनजी लिख सकते हैं यदि थिंक का अर्थ होगा प्लानिंग करना। तो प्लानिंग कैसे समझ आएगा? अगर थिंक के बाद ऑफ लिखा हो, या फिर अबाउट लिखा हो, या फिर 2+V1 आ जाए। थिंक के बाद ऑफ हो, अबाउट हो या 2+V1 होगा, तो इसका अर्थ है कि थिंक में प्लानिंग होगी। और अगर थिंक का अर्थ प्लान है तो आईएनजी लिखेंगे, अदरवाइज आप थिंक के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे देख लीजिए भाई, थिंक के बाद यहां पे जो 41 था, थिंक के बाद ना तो ऑफ है, ना तो अबाउट है, ना तो 2+V1 है। तो यहाँ पे प्लानिंग नहीं है, सोचना है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हटा दीजिए, आई एम थिंकिंग को हटाकर आई थिंक करिए। आंसर ए है। मैं ये सोचता हूं कि तुम उस बात को लेकर जागरूक थे, कि तुम नियमों को लेकर जागरूक थे। ज्वाइनिंग, मैं यह सोचता हूं कि ज्वाइनिंग करने से पहले तुम नियमों के प्रति जागरूक थे। हाँ, चलिए नेक्स्ट, 42, पीपुल हु आर नॉट बिलोंगिंग टू। देखिए सेम है, ओन हो या बिलोंग हो, उसके साथ आप आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। ओन या बिलोंग के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। अगर ये मेन वर्ब है तो आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हु आर नॉट बिलोंगिंग टू में गलती है, आर नॉट बिलोंगिंग टू में ही गलती है। होना चाहिए था पीपल हु, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखिए, डू नॉट बिलोंग टू। People who do not belong to any nationalist party want to divide the country। वे लोग जो किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से संबंधित नहीं है, वे देश को बांटना चाहते हैं। वे लोग जो किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से संबंधित नहीं है, वे देश को बांटना चाहते हैं। तो बिलोंग में आईएनजी नहीं आती है, तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इंडेफिनिट बदलेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होती तो परफेक्ट बदलते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसी के इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल दीजिए। नेक्स्ट, हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर। सेम क्वेश्चन, आप लव लिखिए या लाइक लिखिए, इसके साथ भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है।
If love or like is used as main verb, we cannot use ing with it. मतलब यदि लव या लाइक का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो हम उसके साथ ing का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे लव लाइक है, आई एम लाइकिंग में ही गलती है, करना चाहिए था आपको ये काट के आई लाइक। मैंने उसे एक बार देखा है लेकिन मैं उसे बहुत पसंद करता हूं। नेक्स्ट आइए 44, सेम क्वेश्चन है, हियर के साथ जनरली आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, एक्सेप्शन था कोर्ट केस। कोर्ट केस में हियर के साथ आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए रूल कहता है कि हियर, इफ हियर इज यूज्ड एज मेन वर्ब, वी कैन नॉट यूज आईएनजी विथ इट एक्सेप्ट कोर्ट केस। मतलब यदि हियर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में है तो हम सामान्यतः उसके साथ आईएनजी नहीं लिखते हैं। अगर आईएनजी लिख रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो कोर्ट केस की बात होगी तभी आईएनजी आती है, अदरवाइज हियर में आईएनजी नहीं आती है। तो यहाँ पे तो कोर्ट केस की कोई बात ही नहीं हो रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आई एम हियरिंग को आई हियर कर दीजिए। आंसर ए, आई हियर दैट द मीटिंग इज लाइकली टू बी पोस्टपोन्ड। मैं ये सुनता हूं कि मीटिंग स्थगित होने वाला है। हाँ, हियर में आएंगे नहीं आती है। नेक्स्ट आइए 45, रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग। सेम है, रिमेंबर, रिमेंबर के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। रूल कहता है कि इफ रिमेंबर इज यूज्ड एज मेन वर्ब, वी कैन नॉट यूज आईएनजी विथ इट। मतलब यदि रिमेंबर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो हम उसके साथ आईएनजी नहीं लिख सकते हैं। तो जो भी टेंस है उसका इंडेफिनिट बनाइए। कॉन्टिन्यूअस है तो इंडेफिनिट, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। वॉज रिमेंबरिंग हटा दीजिए और उसके स्थान पे पास्ट इंडेफिनिट रिमेंबर्ड। Ramesh smiled when he remembered his hard early years and his long road to success. जब रमेश अपने पुराने कठिन सालों को और सफलता के लिए जो काफी प्रयास करना पड़ा उसे याद किया तो रमेश को हंसी आ गई थी। मतलब रमेश उस समय हंस पड़ा था जब उसे अपने पुराने कठिन दिनों की याद आई थी। नेक्स्ट, बिलीव मी आई एम बिलीविंग व्हाटएवर यू हैव। सेम रूल है, अगर बिलीव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में है तो आईएनजी नहीं लिख सकते। इफ बिलीव इज यूज्ड एज मेन वर्ब, वी कैन नॉट यूज आईएनजी विथ इट। तो कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आईएनजी में हटा दीजिए, आई एम बिलीविंग को कर दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बिलीव मी आई बिलीव व्हाटएवर यू हैव सेड। विश्वास करो मैं तुम्हारी बातों को मान रहा हूं जो तुमने कहा है। अच्छा 47 यहीं आ गया है, उसे देख लेते हैं। 47, he admits that he is not following the instructions. एरर इसी पार्ट में है, बी पार्ट में होना चाहिए था he does not follow, he does not follow the, अगले पार्ट में तो जो है ठीक हटा दीजिए। तो is not की जगह does not करिए और डू डज डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो फॉलोइंग को फॉलो। मतलब वह स्वीकार करता है कि वह नियमों को नहीं मानता है, वह यह स्वीकार करता है कि वह नियमों को नहीं मानता है, या ये सही है वह यह स्वीकार करता है कि वह नियमों को नहीं मान रहा है। नहीं, स्वीकार करता है, नेचर है तो हमेशा की वो बात हो रही है। तो वह यह स्वीकार करता है कि वह नियमों का पालन नहीं करता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए क्योंकि ये उसका नेचर या हैबिट को बता रहे हैं और नेचर और हैबिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। नेक्स्ट 48, नॉट फॉर नथिंग डिड ही प्रॉस्पर एज अ बिजनेस कंसल्टेंट सिंस। रूल है, अगर आपने सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट लिखा तो सिंस के पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट लिखना होगा। और रूल होता है अगर आपने नॉट फॉर नथिंग से शुरुआत की सेंटेंस की, अगर सेंटेंस की शुरुआत नॉट फॉर नथिंग से है तो इससे पार्शियल इन्वर्जन आएगी। मतलब जो भी टेंस है पहले उसका हेल्पिंग वर्ब, फिर उसका सब्जेक्ट, फिर उसका मेन वर्ब। तो दो रूल हो गए। सिंस के बाद यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो सिंस पहले प्रेजेंट परफेक्ट,
और अगर नॉट फॉर नथिंग से वाक्य की शुरुआत होती है तो जो भी टेंस है पहले उसकी सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर मुख्य क्रिया, जिसे हम पार्शियल इन्वर्जन भी कहते हैं। तो देख लीजिए सिंस है यहाँ पे 11 सिंस। अगले पार्ट में 20 ईयर्स एगो मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो इस पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। डिड ही प्रॉस्पर में गलती है, होना चाहिए था हैज ही प्रॉस्पर्ड, PROSPERED। मतलब नॉट फॉर नथिंग मतलब कितना जबरदस्त तरीके से उसने तरक्की की है। जब वह 20 साल पहले आया था तब से उसने इस 20 साल के अंदर उसने कितनी ज्यादा तरक्की की है। ये एक तरह से आश्चर्य की बात है, आश्चर्य को, एक्सक्लेमेशन को दिखा रहा है। नेक्स्ट 49, I'm sure about this, nobody has lived in that house for 100 years. No error. मैं इस बात को लेकर सुनिश्चित हूं कि कोई भी व्यक्ति उस घर में 100 साल नहीं रहा है। तो जब टाइमिंग का प्रयोग होता है तो या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट लिख लीजिए या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिख लीजिए, सही दोनों है। ज्यादा बेहतर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही होती है, लेकिन परफेक्ट जैसे कि आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, या फिर आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years. बोथ आर ग्रामेटिकली करेक्ट। मैं यहां 10 साल से रह रहा हूं या मैं यहां 10 साल रह चुका हूं, सही दोनों है, ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है। तो यहां पे बताना है मैं श्योर हूं कि कोई भी व्यक्ति उस घर में 100 साल से नहीं रहा है या 100 सालों से नहीं रह रहा है, सही दोनों है ग्रामेटिकली, एरर कोई भी इस पे नहीं माना जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 50। आई बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 years, सही है, नो एरर। पिछले 10 सालों से मैं इस संस्था के लिए काम कर रहा हूं, तो समय का प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सही होता है। तो पिछले 10 सालों से मैं इस संस्था के लिए काम कर रहा हूं। तो बच्चों ये रहा टेंस का क्वेश्चन। अब अगली आपकी क्वेश्चन होगी स्टडी ट्रेंड ऐप पे, आज तो यूट्यूब पे कर दिए जिससे कि सभी बच्चों को एक जानकारी मिल सके। अगले क्लास जो टेंस की होगी, मतलब जो क्वेश्चन अगला चैप्टर का वॉइस या नरेशन जो भी है वो या सब्जेक्ट वर्मेंट स्टडी ट्रेंड ऐप पे होगी शुक्रवार को। अभी आपकी क्वेश्चन चलेगी सप्ताह में